रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, संसद का पिछला और चालू सत्र महिला आरक्षण बिल को लेकर करीब करीब बगैर किसी परिणाम के समाप्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि यह सच है कि संसद का एकमात्र गंभीर कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने की जड़ में सिर्फ एक ही मापदंड होता है कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता मजबूत हो। कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होगा जबकि उसकी राष्ट्रीयता मजबूत होगी। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता कोई जड़ नहीं बल्कि चेतन है। राष्ट्रीय को चेतना मानने के लिए यह मानकर चलना होगा कि किसी राष्ट्र के नागरिकता के कुल अर्थों में कितने नागरिक हैं। संसद की कार्य प्रणाली या कार्रवाई पर टिप्पणी करने से पहले देश के नागरिकों की नागरिकता पर एक बहस जरूरी बन पड़ी है। यह सच है कि हर भारतीय भारत का नागरिक है। यह सभी सच है कि हर भारतीय नागरिक का यह भारत है। सच यह भी है कि भारतीय को अपने भारत पर गर्व है, लेकिन क्या यह भी सच है कि भारत को हर भारतीय नागरिक पर गर्व है? क्या कोई भी नागरिक भारत को यह सलाह दे सकता है कि उसे अपने हर नागरिक पर गर्व करना चाहिए? स्पष्ट है कि ऐसी सलाह देने से पहले सलाहकार को कई बार सोचना होगा। यद्यपि शिक्षक वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग भारत को यह सलाह निसंकोच दे सकता है, लेकिन भारत को इस सलाह के जवाब में यह प्रश्न करने का हक है कि क्या वे इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि यह सलाह मशीनी या पाठ्यपुस्तकों को जिंदा सिद्ध करने की गरज से नहीं दी गई है, बल्कि भारतीय नागरिकों की भारत के प्रति सकारात्मक संवेदनशीलता की दृष्टि से ही दी गई है। भारत के इस प्रश्न के उत्तर में कोई भी शिक्षक या बुद्धिजीवी ठहर नहीं सकता, यहाँ तक कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की या फिर एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी की गारंटी नहीं ले सकता। जहाँ तक अफसरशाही का प्रश्न है तो वह भारत के इस प्रश्न के उत्तर में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र तो दाखिल कर सकती है, लेकिन अन्य किसी गारंटी के संबंध में वह मौखिक तौर पर भी कुछ कहने को तैयार नहीं होगा। इस संबंध में बुद्धिजीवियों के तर्क क्या होंगे यह तो वे ही जाने, लेकिन देश की समस्त अफसरशाही यही कहती सुनाई पड़ेगी कि इस भारत को एक शपथ पत्र थमा दो। उपसभापति महोदय, इसके अलावा इस भारत को कह दो कि हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। मंत्री आयुक्त या उपायुक्त की बैठक में जाना है, फिर भी यदि यह बात मीटिंग हॉल के दरवाजे पर जा खड़ा हो तो चपरासी ही काफ़ी होगा। इन साहबों की ओर से जवाब देने के लिए भारत तमाम देश की परिक्रमा और रथ यात्रा के द्वारा हर भारतीय नागरिक से मिलने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचता है कि उसका कोई माई बाप नहीं है, जबकि भारत का हर नागरिक यह ढोल बजा बजा
कर कह रहा है कि वह भारत का है, भारत के लिए है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह शासन जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही है। लोकतंत्र भी भारत की तर्ज पर यह कह सकता है कि वे सजीव लोग किसी भावनात्मक व निर्जीव चीज की किस तरह खिल्ली उड़ाते हैं। स्पष्ट है कि जनता सजीव है और लोकतंत्र एक भावना। निर्जीव के पक्ष में कोई नहीं है। ऐसा इसलिए कि लोकतंत्र संसद में यह शोर नहीं मचा सकता, मुझे बचाओ। इसलिए सांसदों को लोकतंत्र की ओर से हमेशा वॉक ओवर मिल जाता है। यह सच है कि यदि लोकतंत्र की जुबान होती तो वह अपने बचाव में कोई अपील अवश्य करता। संसद में जो लोग लोकतंत्र पर हल्ला बोल रहे हैं, सिर्फ वे लोग ही जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि इन लोगों की ओर जो लोग मूक रहकर इशारा कर रहे हैं, वे लोग इतने ही जिम्मेवार हैं। चूँकि लोकतंत्र निर्जीव है इसलिए मूक है। काश यदि लोकतंत्र सजीव होता तो संसद में उसकी ओर से वकालत करने वालों की पैरवी देखकर शर्म से अपना सिर झुका लेता। जन शब्द बहुत लोकतांत्रिक है। इसमें आदमी या औरत की गिनती या वजन बराबर रखा गया है। इसीलिए इस शासन प्रणाली का नाम जनतंत्र रखा गया है। लेकिन हमारी वर्तमान संसद में इस जनतंत्र को अनुपात में बांटे जाने की कोशिश की जा रही है। जनतंत्र को 67-33 के अनुपात में बांटा जा रहा है। यद्यपि वह वितरण व्यवस्था यदि अफसरशाही पर छोड़ दी जाती तो शायद कुछ लोगों की नज़र में बेहतर होता, लेकिन चूंकि यह वितरण शासन का है इसलिए इसे शासन पर छोड़ना बहुत खतरनाक समझा गया होगा। लेकिन शासन की एक खूबी बहुत रोचक है।